अभी मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम हैचेट पार्ट 2 है। यह फिल्म अपनी पिछली मूवी से लिंक्ड है और इसको समझने के लिए आपको इसका पहला पार्ट देखना जरूरी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, वरना वीडियो में कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। और अब आप और हम आगे की कहानी की तरफ चलते हैं। यह मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहाँ क्रावली ने मैरी बेथ को पकड़ लिया था। मैरी बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसकी आंखों में अपने नाखून को घुसाते हुए उसकी आंख काफी दर्दनाक तरीके से फोड़ डालती है और वह पानी में सीधा जा गिरता है। मैरी बेथ भी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से दूर चली जाती है। उसकी किस्मत सही थी कि एक आदमी जिसका नाम जैक था उसे देख लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जैक कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो चिल्ला चिल्लाकर उन सभी सर्वाइवर्स को उस स्वैप पर जाने से मना कर रहा था। मैरी बेथ उसे बताने लग गई कि विक्टर क्रावली ने किसी को नहीं छोड़ा, उन लोगों को मेरे आंखों के सामने बहुत दर्दनाक तरीके से मार दिया है और अब वह उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर जैक कहने लगा कि उसने तो उन सब लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मैरी बेथ कहती है कि वह यहाँ पर अपने फादर और अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर पता चला कि क्रावली ने उनको भी नहीं छोड़ा। जैक उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम मैरी बेथ डस्टन बताती है। उसके नाम को सुनते ही जैक को पता चल जाता है कि यह सैमसन डस्टन की बेटी है। जैक उससे चिल्लाकर कहता है कि वह उसके घर से इसी वक्त निकल जाए। यहाँ पर मैरी बेथ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से जैक को आखिर क्या हो गया। घर से बाहर ना निकलने पर जैक एक शॉटगन उठाकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो रेप ज़ॉम्बी के पास चली जाओ, लेकिन यहाँ से इसी वक्त दफा हो जाओ। यह सुनकर उदासी के साथ मैरी बेथ वहाँ से चली भी जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक को अपने घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दे पड़ती है। ऐसा होते ही वह फौरन से अलर्ट हो जाता है। तभी अचानक से विक्टर क्रावली उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में अपने हाथ को घुसाकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल लेता है और उसके अतड़ियों से ही उसका गला घोटने लग जाता है। क्रावली इतनी बुरी तरीके से ताकत लगाकर उसका गला कसता है कि उसका शरीर उसके धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ जो शॉप से निकलकर रेप ज़ॉम्बी के पास पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी उस वक्त उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था और उसे बाद में आने को कहता है। तब वह कहती है कि जैक ने उसे यहाँ भेजा है और उसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब वह उसे अंदर बुला लेता है। पिछले रात उसके साथ जितने भी इंसिडेंट हुए वह सब उसे बता देती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी सबसे पहले उस बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है और वह कहती है कि वह भी मारा गया है। यह सुनने के बाद ज़ॉम्बी बताता है कि वो बोट उसी की थी और वो चोरी से उस टूर को करवाता था और उसी के कहने पर सुआन वो टूर करवाने गया हुआ था। मैरी बेथ उसे अपने फादर का नाम बताती है और वह यह पूछती है कि वह उसके बारे में क्या जानता है और तब ज़ॉम्बी उसके सामने एक स्टोरी बताता है। वह बताता है कि जब वह छोटा बच्चा था तब थॉमस क्रावली नाम का एक आदमी अपनी वाइफ सेनन के साथ उसी जंगल में रहता था। सेनन बहुत ही ज्यादा बीमार थी, उसे स्टमक कैंसर था और यह बीमारी अंदर ही अंदर उसे खा रही थी। सेनन की एक नर्स थी जो उसका चेकअप करने के लिए आया करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे थॉमस और वो नर्स दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए और न चाहते हुए भी थॉमस अपनी वाइफ को धोखा दिए जा रहा था, क्योंकि वह हालात से काफी मजबूर हो चुका था। उसकी वाइफ अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी जो अपने मरने का इंतजार कर रही थी। थॉमस उसे रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखे जा रहा था और उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। और इस वक्त में जब वह नर्स उसके करीब आई तो वह भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। काफी दिनों तक वह अपने अफेयर को सेनन से छुपा कर रखता है, लेकिन फाइनली वह दिन भी आ जाता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि सेनन मर चुकी है और उसी दिन से वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन सेनन अभी भी मरी नहीं थी और वह उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और यहाँ पर सेनन उनके होने वाले बच्चे को कर्ज देकर मर जाती है। और आखिरकार वह दिन भी आ गया था जब उनका बच्चा पैदा होता है। अब वो इतना बदसूरत था कि उसको देखकर ही उसकी माँ उसी समय अपना दम तोड़ देती है, यानी मर जाती है। हालांकि थॉमस भी विक्टर से नफरत करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वह उससे प्यार भी करने लगता है, क्योंकि वह उसका एक लौता बच्चा था। और फिर हेलोवीन की रात आती है जब 3 बच्चों की शरारत की वजह से विक्टर क्रावली अपने फादर के हाथों ही मारा जाता है। और ठीक उसके 10 साल गुजरने के बाद थॉमस की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। और बस उसी दिन से ही विक्टर क्रावली हर रात उस जंगल में अपने फादर को ढूंढता रहता है और इस बीच उसके रास्ते में जो भी आता है वह उसे जान से मार डालता है। उसके मारने का तरीका इतना खतरनाक होता है कि देखकर रूह कांप उठती है। लेकिन इन सबसे मैरी बेथ के फादर का क्या लेना देना था। और अब एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज हो जाता है और वह यह था कि विक्टर क्रावली जिन 3 बच्चों की वजह से मरा था उनमें से एक बच्चा मैरी बेथ का फादर था। तब यहाँ पर मैरी बेथ ज़ॉम्बी को कहती है कि वह दोबारा से उसे वहाँ लेकर जाए। वह कहने लग जाती है कि अब वह अपने भाई और अपने फादर के डेड बॉडी को लाकर दफनाना चाहती है, लेकिन ज़ॉम्बी समझ जाता है कि मैरी बेथ सिर्फ बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वह साफ इंकार कर देता है। तब मैरी बेथ पुलिस को इसके शॉप और टूर के बारे में बताने की धमकी देने लग जाती है, इसलिए डरकर वह वहाँ जाने
जाने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वह वहाँ पर जाने के लिए एक शर्त रखता है और जॉम्बी एक आदमी की डिमांड करता है जो कि दरअसल मैरी बेथ का अंकल था। तब मैरी बेथ भी उसकी बात को मानते हुए वहाँ से चली जाती है। मैरी बेथ के जाने के बाद जॉम्बी ट्रेंड हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें ट्रेंट नाम के एक आदमी को स्पेशली मेंशन करता है। यहाँ दूसरी तरफ मैरी बेथ अपने उसी अंकल के पास जाती है और उन्हें जंगल में हुए सारे के सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि विक्टर क्रॉवली सिर्फ एक अफवाह है और उसके बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए। जिस पर मैरी बेथ अपने अंकल से कहती है कि प्लीज वह एक बार उस शॉप यानी जंगल में चलें, वहाँ से आने के बाद वह सब कुछ पुलिस को खुलकर बता देगी। इसलिए उसकी बातों पर यकीन करते हुए वह एग्री हो जाते हैं और वह दोनों वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरी बेथ फिर से जॉम्बी के पास जाती है और वहाँ वो सारे के सारे हंटर्स इकट्ठा हो चुके थे। जॉम्बी यहाँ उन सभी हंटर्स को बताता है कि उनको वहाँ पर उसकी बोट ढूंढने के लिए जाना है, जिसके बदले में वह उन्हें इनाम भी देगा, यानी वह उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। वह बताता है कि उस बीच उन्हें किसी का शिकार भी करना पड़ेगा और जैसे वह विक्टर क्रॉवली का नाम लेता है सब वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। जब ट्रेंट भी उठकर वहाँ से जा रहा था तब जॉम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर किसी तरह से रोक लेता है। अब वहाँ पर पैसों की लालच में आकर बहुत ही कम लोग रह चुके थे। वह उन्हें कहता है कि बोट लाने की $500 और विक्टर क्रॉवली का सर लाने के वह उन्हें $5000 देगा और वह लोग अब पूरी तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सभी लोग बोट को ढूंढने में लग चुके थे और देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी। टाइम को बचाने के लिए वह सब एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते हैं। उन लोगों में मैरी बेथ, उसके अंकल, जॉम्बी जस्टिन और वह आदमी ट्रेंट विक्टर क्रॉवली के घर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि उन हंटर्स में से 2 आदमी एलिगेटर्स पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि विक्टर क्रॉवली एक मनगढ़ंत कहानी ही है, न कि रियलिटी, और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय मगरमच्छ पकड़कर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। कि तभी अचानक से काफी अजीब तरह से उन्हें क्रॉवली की आवाज सुनाई देने लगती है और वह सोचकर हंसने लग जाते हैं कि शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। विश्वास न होने पर उनमें से एक हंटर आगे बढ़कर चेक करने की कोशिश करता ही है कि तभी झाड़ियों में से क्रॉवली निकलकर उसके ऊपर ही कूदकर उसे दबोच लेता है। वह अपने हेडसेट से उसे बार बार मारकर उसकी जान ही ले लेता है। यह देखकर उसका साथी, जो अब वहाँ पर अकेला रह जाता है, वह वहाँ से बौखलाकर भागते हुए अपने बोट पर आता है और बोट को स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन विक्टर क्रॉवली वहाँ पर आकर उसे भी पकड़ लेता है और पानी के अंदर निकले हुए बोट के पंखे में उसका मुंह देकर उसे भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ जॉम्बी जस्टिन को बताता है कि उसके पास क्रॉवली को मारने का प्लान है। वो उसे बताने लग जाता है कि क्रॉवली के मरने में जिन 3 बच्चों का हाथ था उनमें से एक मैरी बेथ का फादर था, दूसरा उसका अंकल और तीसरा वो आदमी ट्रेंट था जिसे जॉम्बी ने डबल पैसों की लालच दी थी और उसे बहकाकर यहाँ पर लाया था। मैरी बेथ के डैड को तो क्रॉवली ने मार डाला है और जब वह इन दोनों को भी मार डालेगा तब उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा और क्रॉवली का यह चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाएगा और वह शॉप फिर से खुल जाएगी और उसका टूर का बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। और यही सब कुछ वो काफी देर से सोच रहा था और अब आखिरकार उन्हें विक्टर क्रॉवली का घर भी मिल जाता है। लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई डेड बॉडीज नहीं थी, यहाँ तक कि मैरी बेथ के भाई के साथ उसके फादर की भी डेड बॉडी यहाँ से गायब हो चुकी थी। उन लोगों के साथ आया हुआ लड़का और लड़की एवरी और लेटन बाहर जंगल के बीच खड़े होते हैं और एवरी को पता ही नहीं चलता कि अचानक से विक्टर क्रॉवली लेटन का सर उसके धड़ से ही अलग कर देता है और जब तक उसे पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और क्रॉवली उसे भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। लेकिन यहाँ पर उसके मारने का तरीका थोड़ा अलग ही था। उन हंटर्स में से जो जॉन और वर्नोन थे, उन दोनों को बगल की झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देती है और तब वह दोनों डरते हुए ये चेक करने जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। कि तभी विक्टर क्रॉवली एक बड़ा सा चैनसॉ लेकर उनके सामने आ टपकता है और पहली बार में दोनों को बीच से ही काटकर उनको 2 टुकड़ों में विभाजित कर डालता है। उनकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मैरी बेथ एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ पर जस्टिन जॉम्बी का सारा प्लान मैरी बेथ को बता देता है। यह सुनते ही वह अपने अंकल बॉब को बचाने के लिए जाती है। तब जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके उसके आगे चेयर फंसा देता है, लेकिन उसे यह पता बिल्कुल भी नहीं था कि क्रॉवली जस्ट उसके पीछे ही है। वो एक बेल्ट सेंडर से उसके सर को 2 टुकड़ों में करके उसे मार डालता है और इसके बाद वह दरवाजा तोड़कर उन लोगों पर अटैक कर देता है और अब अचानक से वह ट्रेंट को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेंट भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और काफी हिम्मत लगाकर विक्टर क्रॉवली से लड़ने लग जाता है और वो इसे इतना ज्यादा मारता है कि मार कर उसका बुरा हाल कर डालता है। और जैसे ही एक चॉपर से क्रॉवली को मारने ही वाला था कि तभी उल्टा क्रॉवली उसके टांग को ही तोड़ डालता है और उसके मुंह को एक टेबल के बीच रखकर अपने पैर से मारकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर डालता है। जॉम्बी भी जबरदस्ती मैरी बेथ को घर से बाहर निकालकर जंगल में ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है। कि तभी क्रॉवली आकर अब बॉब को भी पकड़ लेता है और उसका भी काम तमाम कर डालता है। तब जॉम्बी समझता है कि अब क्रॉवली का रिवेंज पूरा हो चुका है, इसलिए अब वो वापस नहीं आने वाला। तभी मैरी
बेथ ये सब पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी गन से उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वह उसे एक बात बताती है। वह कहने लगती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, बल्कि वह तो उसके फादर का बेस्ट फ्रेंड था और उसके अंकल बहुत सालों पहले ब्लड कैंसर की वजह से मर चुके थे। ये सुनने के बाद ज़ॉम्बी काफी हैरान हो जाता है और तभी वह अपने सामने देखता है जहाँ पर क्राउली अपने हेडसेट को लिए हुए खड़ा था और वह जाकर सीधा उसे पकड़ लेता है और विक्टर क्राउली अपने हैचेट से उसे मार मार कर उसके कई टुकड़े कर डालता है, क्योंकि ज़ॉम्बी का गलत सोचना था। विक्टर क्राउली मरा नहीं था और न ही उसका बदला पूरा हुआ था। क्राउली उसकी स्पाइन को पकड़कर उसकी खाल को उसके शरीर से अलग कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मेरी बेथ उसी हैचेट से उसके सर पर बार बार मारने लग जाती है। वो हैचेट से उसे इतना मार देती है कि उसका फेस ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने फिंगर्स को मूव कर पा रहा था। इसलिए मेरी बेथ उस ज़ॉम्बी की शॉटगन लेकर आती है और वह उससे उसके चेहरे के चीथड़े उड़ा देती है। उसे इस तरह से इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद ऐसा लगता है कि विक्टर क्राउली मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह तो अभी भी जिंदा था। और यहीं पर यह हैचेट पार्ट 2 की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आगे आखिर क्या होने वाला है? क्या विक्टर क्राउली उठ खड़ा होगा या वहीं पर अपना दम तोड़ डालेगा? आगे की कहानी हैचेट पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट में हमें पार्ट 3 लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।